नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, इस समय मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा अस्थिरता और उथल पुथल देखने को मिल रही है। खास करके इजराइल और अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर हमला किया गया है। साथियों, इस हमले में ईरान के जो सुप्रीम लीडर रहे हैं अयतुल्ला अली खोमेनी, उनकी मौत हो गई है। मौत हो जाने की वजह से युद्ध और भी भयंकर रूप ले लिया है और लगातार ईरान के द्वारा भी खाड़ी के कई अन्य देशों में हमले किए जा रहे हैं। इस प्रकार की खबरें आप देख सकते हैं यहाँ पर निकल के आ रही हैं। साथियों, आज हम इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो दुश्मनी है ईरान और इजराइल के बीच की है, लेकिन इसमें अमेरिका क्यों हस्तक्षेप कर रहा है और अमेरिका इस बार इजराइल का साथ दे रहा है। साथियों, कई सारे एक्सपर्टों के द्वारा कई समाचार पत्रों में इस प्रकार की लेख भी प्रकाशित किए जा रहे हैं कि अमेरिका इजराइल का साथ दे करके अब मिडिल ईस्ट में अस्थिरता उत्पन्न करना चाहता है, क्योंकि जो दुश्मनी है वो इजराइल और ईरान के बीच थी। अमेरिका के इस युद्ध में शामिल हो जाने की वजह से ईरान के द्वारा, क्योंकि अमेरिका पिछले कई वर्षों में इजराइल के साथ साथ जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी ले रहा था, क्योंकि चाहे कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात, ये देश जो मिडिल ईस्ट के और भी देश हैं, इनके ऊपर कोई हमला करता है तो सुरक्षा की गारंटी अमेरिका ले रखा था। तो अब वहाँ पर उन्होंने कई सारे सैन्य बेसिस बनाए थे। अब अमेरिका ने इस युद्ध में शामिल हुआ है, इस युद्ध में भाग लिया है, तो ऐसे में ईरान के द्वारा इन देशों पर हमला किया जा रहा है। अमेरिका के जो सैन्य बेसिस हैं, अमेरिका के एम्बेसीज हैं, अमेरिका के द्वारा अधिकृत जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में इस दिन देशों के, चाहे सऊदी अरेबिया हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, कुवैत हो, यहाँ के निर्दोष लोग जो है वो मारे जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो क्या साथियों, डोनाल्ड ट्रंप अब मिडिल ईस्ट को भी बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर देंगे? इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप खबरों में देख सकते हैं अमेरिका इजराइल युद्ध के लेकर के कई प्रकार के आर्टिकल लगभग सभी समाचार पत्रों में इसको लेकर के कई प्रकार की खबरें यहाँ पर चल रही हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा मैप में समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी वस्तुतः ये घटना कहाँ पर हो रही है। आप मिडिल ईस्ट का मैप आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप पाएंगे कि ये ईरान है। साथियों, ईरान एक शिया समुदाय के मानने वाले लोग हैं और यहाँ पर जो देख सकते हैं पार्सियन की खाड़ी है। कई सारे देश मिडिल ईस्ट में आते हैं, चाहे ओमान हो, इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट अमीरात हो, यमन हो, बहरीन हो, कतर हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो युद्ध चल रहा है वो ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है इजराइल। इजराइल पिछले कई वर्षों साथियों गाजा स्ट्रिप को लेकर के फिलिस्तीन के साथ पहले से ही युद्ध में है। अब क्या है कि इसने नया मोड़ ले लिया है और ईरान पर हमला कर दिया है। हमले की वजह क्या बताई जा रही है, इसके बारे में बात करें तो हमले की वजह प्रमुख ये है कि ईरान का कहना यह है कि इजराइल का कहना यह है कि ईरान पिछले कई वर्षों से परमाणु हथियार बना रहा है और यदि परमाणु हथियार ईरान बना लेता है तो निश्चित तौर पर वो मिडिल ईस्ट में अस्थिरता उत्पन्न करेगा और सबसे पहले जो मिसाइल दागेगा, परमाणु बम गिराएगा, वो इजराइल पर गिराएगा। इस प्रकार से इजराइल का कहना है। तो इस प्रकार से अमेरिका ने भी इस बात को माना है कि अमेरिका भी कहना है कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए गए हैं। मतलब अमेरिका भी ये मानने लगा है कि ईरान अब परमाणु हथियार बना रहा है। तो ये प्रमुख वजह बताई जा रही है। इसमें खबरें निकल कर आप देख सकते हैं आ रही हैं कि कई सरकारी मीडियाओं में मरने वालों की खबर लगातार बढ़ती जा रही है। 1045 लोग मर गए हैं ईरान और ये अमेरिका, इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट में। लगभग 6000 से ज़्यादा लोग इसमें घायल भी हुए हैं। साथियों, अमेरिका ने जो पनडुब्बी है ईरान की, उसकी युद्धपोत को उन्होंने डुबो दिया है। आप देख सकते हैं खबरें निकल कर आ रही हैं कि बुधवार को एक अमेरिकी पनडुब्बी ने श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास हिंद महासागर में, यानी कि युद्ध अब हिंद महासागर तक भी पहुंच गया है। अमेरिका के पनडुब्बी के द्वारा जो युद्धपोत है ईरान का, जो हिंद महासागर में था, वहाँ पर भी इसको डुबो दिया गया है। तो इस प्रकार की यहाँ पर खबरें आ रही हैं। अब एक बार के लिए मैं आपको थोड़ा इसको ओवरव्यू समझाता हूँ कि अब तक घटनाएँ क्या घटी हैं, उसको एक टाइम लाइन में समझते हैं। साथियों, 28 फरवरी को सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खोमेनी की मौत हो गई थी। इसके बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़ा जॉइंट हमला शुरू कर दिया, तब इसकी मौत हो गई थी। ट्रंप ने इसे ऑपरेशन इपिक्यूरी नाम दिया है और ईरान के गर्ल्स स्कूल पर हमला किया गया जहां 150 से ज़्यादा बच्चे मारे गए थे। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी डोनाल्ड ट्रंप की हुई थी। जब डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ शांति स्थापित करने की बात करते हैं और शांति नोबेल पुरस्कार के लिए अपने आप को दावेदारी पेश करते हैं, वहीं इस प्रकार के हमले करवा के निर्दोष जो 150 से ज़्यादा बच्चे मारे गए थे, तो इस प्रकार काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई थी। जो मानवाधिकार है यूनाइटेड नेशन का, उसके द्वारा भी इसको कड़े इस पर बातें कही गई थी। साथियों, उसके बाद मौत होने की वजह से ईरान ने इजराइल पर भी कई सारे मिसाइल और ड्रोन्स दागे हैं 1 मार्च को। उसके बाद बहरीन और कतर में भी अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया था ईरान के द्वारा। यानी कि इजराइल ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी है।
इसके अलावा 2 मार्च को बात करें तो अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने अमेरिका इजराइल ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर सेंटर है, जहां पर न्यूक्लियर परमाणु कार्यक्रम चलते हैं, वहां पर उनके द्वारा हमला किया गया और दावा किया गया कि ईरान का जो 50% मिसाइल है वो नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान पर 2 बॉम्बर से हमला भी किया है। कुवैत ने भी इस पर फायरिंग की है और अमेरिका के फाइटर जेट गिराए गए हैं। तो ये तमाम प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। अब अमेरिका ने कई जगहों पर अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। सऊदी अरब, कुवैत और लेबनान में अमेरिका ने दूतावास अस्थायी तौर पर बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि ईरान के द्वारा इन देशों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। साथियों, ईरानी युद्धपोत पर हमला किया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हिंद महासागर में रहा, श्रीलंका के पास रहा है, वहाँ पर ईरानी युद्धपोत पर हमला किया गया अमेरिका के द्वारा और वहाँ पर 87 नौसैनिक मारे गए हैं। मिडिल ईस्ट में अब तक जो खबरें आ रही, 17,500 अमेरिकी सुरक्षित लौट गए हैं। मतलब अमेरिका साथियों एक तरफ जब मिडिल ईस्ट की सुरक्षा का वादा कर रहा था, वही दूसरी तरफ इस प्रकार से अपने सैनिकों को वापस लौटाने की वो बात कर रहा है। मतलब इस प्रकार के कदम उसने उठा रखे हैं। साथियों, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा भी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जो क्योंकि अयतुल्ला अली खamenei की मौत हो गई, उसके बाद से नया सुप्रीम लीडर चुना जाना है, जिसमें उनके बेटे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा निकल कर आ रही है। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर चल रही हैं। अब इस युद्ध को साथियों जो बताया जा रहा है कि युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। इजराइल के द्वारा 2 हफ्ते 4 हफ्ते की बात कही जा रही है। इसके अलावा अमेरिका भी इसमें काफ़ी महीनों तक युद्ध में रहने की बात कर रहा है, यानी कि इस युद्ध को समाप्त करने की बात कोई कर ही नहीं रहा है, सिर्फ युद्ध को बढ़ाने की बात कर रहा है। ऐसे में साथियों अभी अमेरिका को और भी बल मिल रहा है। जैसे कि बताएं कि अमेरिका ने इराक के जैसे कि आप मैप में देखेंगे तो आप मैप में देख सकते हैं जो इराक है ये ईरान से लगा हुआ है। और ईरान चूँकि इराक पर पहले अमेरिका हमला कर चुका, सद्दाम अली हुसैन के बारे में आप जानते होंगे। अमेरिका ने पहले यहाँ पर हमला किया था और वहाँ पर तख्तापलट घटना हो गई थी। तो अब उस पर पूरी तरह से कंट्रोल जो है अमेरिका का है। तो अमेरिका ने अब इराक की जो सेना है उसको ईरान पर हमला करने के लिए अनुरोध किया या फिर बुलाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बात चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि इराकी कुर्द जो अमेरिका ने इराकी कुर्द से सीमा पर सैन्य अभियानों में सहायता करने का अनुरोध किया है और उत्तरी इराक में कुर्द सेनाएं वर्तमान में ईरान के खिलाफ संघर्ष में शामिल होने के लिए तैयार भी बताई जा रही हैं। मतलब इस प्रकार से ईरान के सैनिकों को भी हमला कराया जा रहा है। इसके अलावा साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चीज़ को लेकर के अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका है बिना मतलब कहने की अमेरिका को ईरान से किसी प्रकार का कोई तत्कालिक अभी मतलब कि नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु हथियारों को लेकर के डील भी चल रही थी और डील अपने अंतिम चरण में थी। लेकिन साथियों बेंजामिन नेतन्याहू को ये डर लग रहा था कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच डील संपन्न हो जाती है, जो एटॉमिक डील है संपन्न हो जाती है, समझौते हो जाते हैं, तो इसमें अमेरिका ईरान को भी फंडिंग करने लगेगा और इजराइल की जो दोस्ती है वो लगभग कम हो जाएगी और इजराइल को संकट का खतरा मतलब बना रहेगा। तो मतलब इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने ज़बरदस्ती डोनाल्ड ट्रंप को इसमें खींच लिया है। लेकिन इस प्रकार की बातें आ रही हैं। तो ऐसे में अमेरिका में भी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही थी ट्रंप की। इसको लेकर के सीनेट में एक बिल भी पेश किया गया था कि अमेरिका ने बिना मतलब का यानी फिजूल इस युद्ध में शामिल हो गया है। तो ऐसे इसके लिए एक बिल भी लाया गया था। लेकिन उसमें बात करें तो 53 और 47 यानी कि उसके पक्ष में कि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में लगे रहें, इसको लेकर के 53 सांसदों ने मतदान किया, जिसके बाद से प्रस्ताव रुक गया है। तो इस डोनाल्ड ट्रंप को भी मदद मिल गई है और डोनाल्ड ट्रंप भी इस युद्ध में लगातार बने रहेंगे। साथ ही जैसे मैंने बताया कि इस युद्ध का प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना है, क्योंकि इजराइल का कहना है, अब अमेरिका भी इस बात को मानने लगा है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, इसको बनाने से रोकना है। इसी कारण अमेरिकी इजरायली ऑपरेशन में ईरान के न्यूक्लियर और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब देखिए अमेरिका का दावा ये है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, तो इससे पहले अमेरिका ने उस पर हमला कर दिया। अमेरिकी सरकार का दावा है कि अगर ईरान परमाणु शक्ति बन गया तो पूरे मिडिल ईस्ट में हथियारों की दौड़ शुरू हो जाएगी और कई सारे ऐसे देश इस प्रकार के हथियार बनाने लगेंगे। जबकि आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट ने, हालांकि ईरान ने भी कई बार कह चुका है कि हालांकि ये दावा जो है बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा 1990 से किया जाता रहा, पिछले कई वर्षों से दावा किया जाता रहा है। ईरान ने हर बार इसको नकारा है और उन्होंने कहा है कि जो हम परमाणु कार्यक्रम बना रहे हैं ये अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए बना रहे हैं, ना कि परमाणु बम के लिए। हालांकि इसके लिए डील भी मिडिल ईस्ट के मतलब जो डील है अमेरिका के साथ वो चल रही थी। इसके अलावा अमेरिका के सैन्य बेस हैं, क्योंकि मैंने बताया कि मिडिल ईस्ट में सुरक्षा की गारंटी अमेरिका ने रखी थी, चाहे वो संयुक्त अरब अमीरात हों, कतर हों, कुवैत हों, कतर हों, सऊदी अरेबिया हों, तो इन सभी देशों की जिम्मेदारी जो है अमेरिका ने ले रखी थी। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा इन देशों में जो अमेरिकी बेसेस हैं वो बनाए गए थे। तो अमेरिका को डर था कि यदि इस युद्ध होता है, क्योंकि देखिए इजराइल के साथ यदि युद्ध होता तो हो सकता है कि
ईरान इन देशों पर हमला नहीं करता, क्योंकि इनके युद्ध बेस अमेरिका के हैं, तो अमेरिका पर हमला बिल्कुल नहीं करता। लेकिन अमेरिका को ये डर था, अमेरिका ऐसा दावा कर रहा है कि यदि अमेरिका इन पर हमला नहीं करता ईरान पर, तो इनमें अमेरिका के इन बेसों पर पहले से ही जो सैनिक के ठिकाने हैं उनको चोट पहुँचा सकता था। तो इन तमाम डर की वजह से अमेरिका ने इस पर हमला किया है। साथियों, खबरें अब इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि सूत्रों ने बताया है, अधिकारियों ने दावा किया है कि अमेरिका ने जब इस पर हमला किया तो पहले उसको मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दावा किया कि अधिकारियों ने दावा किया कि उनके देशों को अमेरिकी इजरायलियों की अग्रिम सूचना नहीं दी गई थी। यानी कि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनको पहले सूचना ये नहीं दी गई थी कि अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो रहा है। तो अमेरिकी देशों ने अमेरिकी इजराइल हमलों की अग्रिम सूचना नहीं दी गई थी और अमेरिका ने उनकी चेतावनी को नज़रअंदाज किया था। इस तरह के कदम से पूरे क्षेत्र में व्यापक जवाबी कार्रवाई हो रही है। ये बात पहले से उन्होंने लगाया था कि यदि अमेरिका इसमें शामिल होता है तो कहीं ना कहीं पूरे मिडिल ईस्ट में इस प्रकार की स्थिरता आई थी। ये चेतावनी मिडिल ईस्ट के देशों के द्वारा पहले से ही दी गई थी, लेकिन अमेरिका ने इसको नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि खाड़ी देशों की सरकारें इस बात से निराश थी कि अमेरिकी सैन्य प्रतिक्रिया इजराइल और अमेरिकी सेनाओं की रक्षा पर केंद्रित प्रतीत हो रही थी, जबकि क्षेत्रीय साझेदारों को ईरानी हमले के परिणामों से निपटने के लिए छोड़ दिया गया। मतलब अमेरिका सिर्फ इजराइल की रक्षा कर रहा है और जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनकी रक्षा ये नहीं कर पा रहा है। ईरान के जवाबी अभियानों में जब खाड़ी देशों को निशाना बनाया जा रहा है, जहां अमेरिका सैनिक और बुनियादी ढांचा मौजूद हैं, संघर्ष की शुरुआत से ही तेहरान ने दुबई, कुवैत और बहरीन समेत 5 खाड़ी अरब देशों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किया चुके हैं। मतलब अब ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होने की वजह से जो खाड़ी के देश हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो और इसके अलावा यमन, सऊदी अरेबिया हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, खुद कतर हो, इन देशों पर हमला जो किए जा रहे हैं वो अमेरिका के इसमें शामिल होने की वजह से किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साथियों ट्रंप का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है साथियों कि हालांकि ट्रंप एक बाकियों की व्यापारी आदमी है, ट्रंप का जो अमेरिका है, अमेरिका की फितरत रही है साथियों, किसी भी देश में किसी भी जगह में जहाँ पे स्थिरता है और काफ़ी ज़्यादा इसकी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, तो लड़ाने का कार्यक्रम अमेरिका के द्वारा पहले से भी किया जाता रहा है। साथियों ट्रंप जो कर रहे हैं वो, क्योंकि ट्रंप जो अभी कर रहे हैं, अभी हमने देखा था कुछ समय पहले पीस समिट का आयोजन किया गया था, ठीक है। इसमें क्या साथियों, जो मिडिल ईस्ट के कई सारे देशों को शामिल करने की बात कही गई थी, उसके बाद एक बोर्ड ऑफ पीस नाम से एक बोर्ड बनाया गया था। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने आग्रह किया था कि इसमें जो मिडिल ईस्ट के देश हैं और विश्व के देश हैं उसमें आकर के शामिल हों, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसको बनाया था। तो इसमें कई मिडिल ईस्ट देशों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। मैंने उसमें यही बात कही गई थी कि उसमें आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ दान दे सकते हैं, जिससे जो नया शहर बसाया जाएगा, गाजा शहर बसाया जाएगा शांति बोर्ड में के तहत, तो उसमें आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट के देशों ने इसमें इनकार कर दिया था, जिसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी नाराज़ हो गए थे और उन्होंने कतर पर भी बमबारी करवा दी थी। इजराइल ने, हमें देखा था कि उसके बाद पीस समिट के बाद इजराइल ने कतर के ऊपर हमला कर दिया था। तो इस प्रकार से मतलब मिडिल ईस्ट से डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं और उनका ये कहना है कि जब मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो तेल बेच करके पैटर्न को क्षेत्र में बढ़ावा दे करके अपनी अर्थव्यवस्था उसको मजबूत कर रखा है, पर कैपिटल इनकम भी काफ़ी अच्छी है इनकी, तो उनका कहना ये था कि आप जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है, जो फिलिस्तीन के बोर्ड ऑफ पीस में आपको शामिल होकर के यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा मना कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि अब आप युद्ध करें और युद्ध में शामिल हों, अस्थिरता वहाँ पर पैदा हो जाएगी, जिससे क्या है कि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो अपने अर्थव्यवस्था को ध्यान में न दे करके उन पर मतलब हथियार खरीदने लगेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही पूरी दुनिया में हथियार सप्लाई के सबसे बड़े व्यापारी हैं, ये कहीं सबसे बड़े उपभोक्ता हैं, उत्पादक हैं। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की ये भी रणनीति हो सकती है। आप बहरहाल इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।